अच्छा, अब ये होता है कि जो प्लाज्मोडियम फर्सीपेरम को इनगल्फ जिन रेड ब्लड सेल ने किया होता है, उनके ऊपर एक प्रोटीन एक्सप्रेस होता है, वो प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन। वो प्रोटीन क्या करता है, एक तो एंडोथेलियल के साथ इन रेड ब्लड सेल्स को, अफेक्टेड रेड ब्लड सेल्स को क्लम्प कराता है। दूसरा, जो नॉर्मल वाले होते हैं ना, उनको अट्रैक्ट करता है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर से। इस तरह से ये सारे जमा हो जाते हैं और पार्शियल क्लम्पिंग कराते हैं। जब एक वेसल का ल्यूमेन कम हो जाएगा तो हाइपोक्सिया होगा। फिर हाइपोक्सिया से क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा। अब ये ब्रेन में हो रहा है तो माइक्रोग्लियल सेल्स जो है ब्रेन में एक्टिवेट हो जाएंगे, साइटोकाइन सिक्रीट होंगे, इंटरल्यूकिन 6 फीवर कॉज कराएंगे, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, सिवियर ब्रेन डैमेज होगा, एडीमा होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। इन्फेक्शन बाय प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम, साइटो एडहेरेंस, सिक्वेस्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सेल डेथ, न्यूरोप्लास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म न्यूरल डिफेक्ट्स होंगे। अभी देखते हैं कैसे। दूसरा, और बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहे हैं कि ये जो हमारे रेड ब्लड सेल इन्फेक्टेड होते हैं ना, इनका हिमोलिटिक एनीमिया स्टार्ट हो जाता है, बॉडी इनको अटैक करती है। तो अब ये इन वेसल्स भी होते हैं और एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेसिस में होते हैं। एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेसिस लाइक स्प्लीन, लिवर, इसीलिए वो इनलार्ज हो रहे हैं क्योंकि वो इनका अब लाइसिस करा रहे हैं। और जब एक्स्ट्रा वेस्कुलर लाइसिस होता था तो क्या होता था, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रेज कर जाता था, जॉन्डिस हो जाता था। ठीक है। जो टॉक्सिन मैक्रोफेजेस सिक्रीट सीरीज ऑफ सेल्स स्टिमुलेट करते हैं टी सेल्स से, उससे साइटोकाइन से फीवर हो रहा है। उसके बाद लाइसिस जो हो रहा है इनका रेड ब्लड सेल अफेक्टेड का, स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली हो रहा है। और रेटिक काउंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इतने ज्यादा रेड ब्लड सेल्स का हिमोलिसिस हो रहा है। बोन मैरो क्या करेगी, एनीमिया को कंपनसेट करने के लिए इंक्रीज कर देगी, इमेच्योर रेटिक्स बना बना के भेजेगी। अगेन स्प्लीन इसलिए लार्ज हो रही है क्योंकि रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पे सिक्वेस्ट्रेशन हो रही है। साथ में जब यही कुछ इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस भी होगा। जब इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होता था तो हिमोसिड्रिन जो था वो सारा का सारा क्लॉग कर देता था ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को, तो उससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका पैथोलॉजी है। अब हमने डायग्नोसिस, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात चिल्ड्रन में, तो इसको कैसे प्रेजेंट करेगा, चिल्ड्रन विल हाई ग्रेड फीवर, अनकॉन्शियस होंगे, कन्वर्जन्स हो रहे होंगे, लेकिन कोई नेक रिजिडिटी नहीं होगी एक्सेप्ट एबनॉर्मल पोस्चरिंग। अब पोस्चरिंग कौन कौन सी इनमें होगी, डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग होगी, डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग होगी, ऑप्थिस्थोटोनस होगा। ठीक है। अगेन पैथोजेनेसिस ऑफ सेरेब्रल मलेरिया क्यों है, क्योंकि डैमेज हो रहा है वेस्कुलर एंडोथेलियल बाय पैरासिटिक सिक्वेस्ट्रेशन, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, फीवर करा रहे हैं, वेस्कुलर लीकेज हो रहा है, ब्रेन हाइपोक्सिया हो रहा है क्योंकि पार्शियल क्लम्पिंग हो रही है। अब जब हम उसका डायग्नोसिस करते हैं, सीबीसी कराते हैं, तो उसमें ल्यूकोपीनिया आता है। ल्यूकोपीनिया का मतलब है नॉर्मल वाइट ब्लड सेल 4 to 11,000 होता है, लेस देन 4 आ रहा है। ल्यूकोपीनिया क्यों हो रहा है, इन्फेक्शन हुई हुई है, तो शुडंट lymphocyte counts be increased, lymphocytes be increased। बोन मैरो तो बिल्कुल प्रोड्यूस कर रही है, बोन मैरो तो बिल्कुल ठीक है। मलेरिया कोई बोन मैरो को थोड़ी खराब कर देता है, गलत बात कर रहे हो। बोन मैरो बिल्कुल ठीक है। ल्यूकोपीनिया इसलिए हो रहा है क्योंकि जो व्हाइट ब्लड सेल है ना, वो फाइट करने के लिए अंदर गए हुए हैं, पेरिफेरी में गए हुए हैं, तो आपके ब्लड में नहीं है, स्प्लीन में कहीं फाइट कर रहे हैं जहां पे ये सारे के सारे पैरासाइट हैं, तो वो ब्लड में नहीं है। तो जब ब्लड करा रहे हो उसमें ल्यूकोपीनिया आ रहा है। एनीमिया, हीमोग्लोबिन लो है क्योंकि हीमोलिटिक एनीमिया और है। इसमें दोनों होते हैं, इंट्रावेस्कुलर भी एक्स्ट्रावेस्कुलर भी। रेटिक काउंट इंक्रीज है क्योंकि कंपनसेट करने के लिए एनीमिया को बोन मैरो क्या करी, इमेच्योर छोटे छोटे रेड ब्लड सेल, इमेच्योर सेल बना के भेज रही है।
आगे थिक फिल्म और थिन फिल्म करवाते हैं। थिक फिल्म कराते हैं देखने के लिए कि पैरासाइट प्रेजेंट है कि नहीं। थिन फिल्म कराते हैं कौन से वाला प्रेजेंट है। अच्छा, ये देखो, ये ऐसा नजर आता है मलेरिया पैरासाइट वाला, ये इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल है। उसके बाद अगर आप मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप सीएसएफ कराओगे, लेकिन वो नॉर्मल आएगा सीएसएफ। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे। क्यों? हम कन्वर्जेंस को भी तो रूल आउट कर रहे होते हैं। जो कन्वर्जेंस, फेब्राइल कन्वर्जेंस, एपिलेप्सी की कॉजेज, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कराने होते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें पोटेशियम आता है, क्लोराइड आता है, सोडियम आता है। ठीक हो गया। शुगर कराना है, हाइपोग्लाइसीमिया को रूल आउट करने के लिए। आईसीटी मलेरिया कराना है। मैनेजमेंट क्या करना है? एनीमिया है, अगर लेस देन 6 हो जाता है तो आपको रेड सेल ट्रांसफ्यूज करने पड़ेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा? हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा मलेरिया में? हेपेटो स्प्लीनोमेगेली हुई है, लिवर भी ठीक से फंक्शन नहीं करता मलेरिया में। तो लिवर का फंक्शन था ग्लूकोनेओजेनेसिस कराना, वो कम हुआ हुआ जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है। ठीक हो गया। सेरेब्रल मलेरिया इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉर्मल मलेरिया। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें आपको ग्लूकोज देना पड़ता है। लिवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा। रीनल फेलियर के लिए हाइड्रेशन करें। रीनल फेलियर क्यों हो रहा था? इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो रहा है, हीमोसिड्रिन डिपॉजिट हो रहा था ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, उसके लिए हाइड्रेट करें। अगर डायलिसिस रिक्वायर्ड है तो वो भी करना पड़ेगा। और एंटी मलेरियस इटसेल्फ रीनल फेलियर कॉज कराती हैं। अब कन्वर्जेंस को स्टॉप करने के लिए डायजिपैम दे रहे हैं हम, लिटरली ड्रग ऑफ चॉइस है। कल से जितने भी कन्वर्जेंस जिस भी स्टेट में आए, जो भी अंडरलाइंग कॉज हो, कन्वर्जेंस को स्टॉप करने के लिए डायजिपैम देते हैं। नहीं रुकते तो फिनोबार्बिटोन पे जाते हैं। टेम्परेचर लोअर करने के लिए स्पॉन्जिंग पहले लिखना होता है, देन पैरासिटामोल लिखना होता है। फ्लूइड्स देने, आईवी एंटी मलेरियल्स देने, आईवी देने एंटी मलेरियल्स। फिर बाद में जब वो कॉन्शियस होगा तब ओरल पे शिफ्ट करना है, क्योंकि अभी पेशेंट कन्वर्जन्स हो रहे हैं उसको। अगर मैं कुछ ओरल उसको फीड कराऊंगी तो क्या होगा? अगर किसी को कन्वर्जन्स हो रहे हैं, वो उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा और एस्पायरेशन नमूनिया हो जाएगा। तो ध्यान करना होता है, अगर पर्सन कॉन्शियस नहीं है, उठ के नहीं बैठ सकता, तो उसके मुंह के अंदर चीजें नहीं हम डाल सकते, आईवी डालना पड़ती हैं। अब हमारे पास एंटी मलेरियल में ऑप्शन है क्यूनेन डाइहाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोक्विनेन, क्विनेन सल्फेट, आर्थिमीथ्रिन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, फेब्राइल फिट्स पर है, हो सकते हैं ये। वो 6 से 6 years में होते हैं। सीएसएफ क्लियर आता है, जैसे इसमें मलेरिया में भी सीएसएफ क्लियर आएगा। बायोजेनिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, लेकिन उसमें साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन होंगे विच आर नॉट रिलायबल इन चिल्ड्रन। वायरल एंसेफलाइटिस, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन कैन ऑल्सो कॉज वॉमिटिंग, हेडेक, साथ में सीजर्स। लेकिन उस पर जब सीबीसी कराओगे मलेरिया पैरासाइट नेगेटिव आएगा। हिपेटिक कोमा, हिपेटिक कोमा जब एलएफटीसी रेंज होगी तो अमोनिया चला जाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से हेपेटिक कोमा होता है। उसमें भी कन्वर्जेंस पड़ते हैं, अनकॉन्शियस होता है पेशेंट। हाइपोग्लाइसीमिया कैन कॉज इट, लेकिन उसमें सारा ना जॉन्डिस होगा, ना एनीमिया होगा, मलेरिया पैरासाइट एब्सेंट होगा। सिर्फ ग्लूकोज कम होगी, लेस देन 40 पे हाइपोग्लाइसीमिया कोमा पे जाएगा। क्राइटेरिया फॉर cerebral malaria diagnosis है कि अनअराउजेबल कॉमा ग्रेटर देन 6 आर, जनरलाइज और फोकल फिट्स पड़े। पोस्चर में क्या है? ऑब्सेस्थोटोनस, डिसेरिब्रेट, डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी, कॉन्जुगेट आई मूवमेंट्स हो रही है, रेटिनल हैमरेजेस आ रहे हैं, जो कि उसमें आ रहे थे, ये जिस उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ था, फंडल हैमरेजेस भी आ रहे थे। रेटिनल में यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाए और सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज हो जाए। सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। अगर इनको हम एडमिट ना करें और ट्रीट ना करें, डेथ हो जाएगी 24 आवर्स में। क्यों डेथ होगी 24 आवर्स में? हाइपोक्सिया हो रहा है ना, ब्रेन का क्लम्पिंग हो रही है ब्लड की। या तो फिर परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी हो सकते हैं चाइल्ड में। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज अ 9-year-old boy who was transfused blood 2 months back by a GP
developed vomiting from last 3 days, got admitted in ER in semi-conscious state. On examination, he has deep yellow sclera. Abdominal examination revealed 5 centimeter enlarged double below right costal margin. The tip of the spleen is also palpable. What is diagnosis? क्या है इस 9-year-old boy को? With reason. कैसे पता चला? क्या चीज है इस 9-year-old boy को? सेरेब्रल मलेरिया कैसे पता चला? हाउ विल यू से इसको सेरेब्रल मलेरिया? कैसे देखोगे सेरेब्रल मलेरिया? देखो, एक तो वॉमिटिंग हो रही है इसको, सेमी कॉन्शियस स्टेट है। दूसरी बात है हेपेटोसिप्लीनोमेगैली क्यों हो रही है? जॉन्डस है, जॉन्डस शोइंग कि इसको हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है, साथ हेपेटोसिप्लीनोमेगैली है। अब 4 लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करानी है? सीबीसी करानी है, उसमें लीकोपीनिया आएगा, एनीमिया आएगा, पेरिफेरल फिल्म कराओगे, थिक और थिन। थिक में देखोगे कि एमपी प्रेजेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। थिन कराओगे तो स्पीशी पता चल जाती है। और क्या कराएंगे हम कराते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड शुगर लेवल, और क्या कराते हैं हम? आप इसकी एलएफटीज भी कराओ, देखने के लिए कि जॉन्डिस हेपेटिक कॉमा तो नहीं है, हेपेटिक एनकेफ में तो नहीं किया हुआ। एलएफटीज भी कराएंगे। और सीएसएफ जब लिखोगे, सीएसएफ कहोगे आफ्टर द फीवर हैज सबसाइडेड, वी विल आल्सो प्रोसीड टू डू सीएसएफ एग्जामिनेशन। सेरेब्रल मलेरिया में सीएसएफ एग्जामिनेशन कैसी आती है? अगर मैं कहूँ कि मैं सेरेब्रल मलेरिया डायग्नोसिस था तो उसमें सीएसएफ एग्जामिनेशन कैसी आएगी? वन ऑफ द स्टूडेंट आइडेंटिफाई कि इसको कॉज जो है ना मलेरिया की, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। वेरी गुड। साइटोकाइन इंक्रीज, सीएसएफ में साइटोकाइन इंक्रीज हम कैसे देखते हैं? सीएसएफ में तो हम प्रोटीन, शुगर, टाइप ऑफ सेल देखते हैं, तो वो नॉर्मल आएगा। ब्रीफली आउटलाइन मैनेजमेंट प्लान। अब मैनेजमेंट प्लान क्या होगा? कैसे शुरू करते हैं हम उसको एडमिट करते हैं, फिर कन्वर्जेंस के लिए हम क्या देते हैं? आईवी डायजीपैम देते हैं। फीवर के लिए हम स्पॉन्जिंग कराते हैं प्लस पैरासिटामोल देते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? आईवी डेक्सट्रोज वाटर देते हैं। और मलेरिया के लिए आईवी एंटी मलेरियल्स देते हैं। यही ट्रीटमेंट प्लान है ना? एडमिट करना है उसको, ठीक है। कन्वर्जेंस के लिए आईवी डायजीपैम, फीवर के लिए स्पॉन्जिंग पैरासिटामोल, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए आईवी डेक्सट्रोज वाटर, और मलेरिया को ट्रीट करने के लिए आईवी एंटी मलेरियल। बाद में हम ओरल पे शिफ्ट करते हैं जब पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है। A 9-year-old girl presented with high-grade fever with rigors, साथ में उसको हेडेक भी है। For 2 days, convulsions for 1 day. On examination, she is unconscious. GCS 10/15 है। CSF examination sugar 60 है, protein 20 है, और no leukocytosis. What is the likely diagnosis in 3DD? पहले मुझे इस पे कमेंट करके बताओ कि CSF examination नॉर्मल है कि खराब है? Can somebody tell me कि CSF examination पे तो पहले कमेंट करो before making diagnosis. CSF examination नॉर्मल है कि खराब है?
आप लोगों ने वैल्यूज नहीं मेमोराइज की। सीएसएफ एग्जामिनेशन जो नॉर्मल होता है वो क्लियर होता है, 0 to 5 लिम्फोसाइट नॉर्मल होते हैं, लेस देन 45 mg इसमें 20 है तो प्रोटीन नॉर्मल है, ग्रेटर देन 45 ग्लूकोज हो इसमें 60 है तो नॉर्मल है। ये बिल्कुल नॉर्मल सीएसएफ एग्जामिनेशन है। व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस एंड 3DD? क्या लाइकली डायग्नोसिस है? खान साहब इसका डीडी में लिख दो फेब्राइल कन्वर्जन, लेकिन 9 year old में फेब्राइल कन्वर्जन नहीं होते। प्लीज करेक्ट दिस। 18 to 3 years तक होते हैं, उसके बाद कोई फेब्राइल कन्वर्जन नहीं होते। अब मैं आपको कहूँ मुझे फेब्राइल कन्वर्जन हुए हैं परसों, आप इसको बिलीव करोगे इस बात को? यस और नो? विल यू बिलीव इफ आई से a person in 20s is getting febrile convulsions? No, this is wrong. उनको नहीं होते, बच्चों में होते हैं febrile convulsions। 9 year old को कोई फेब्राइल कन्वर्जेंस नहीं हुआ, लेकिन डीडी में लिख दो फेब्राइल कन्वर्जेंस। लाइकली डायग्नोसिस सेरेब्रल मलेरिया, डीडी में फेब्राइल कन्वर्जेंस। व्हाट एल्स? एपिलेप्सी बिल्कुल हो सकती है। ये एपिलेप्सी जब उसका सीएसएफ क्लियर आ गया तो ईईजी कराओ। जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फिट्स हो सकते हैं। अच्छा, फेब्राइल कन्वर्जन, एपिलेप्सी, और क्या हो सकता है? हेपेटिक कोमा हो सकता है। एलएफटीज करानी पड़ेंगी। और क्या चीज डीडी में आती है? मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है, उसमें भी तो क्लियर पिक्चर आएगी। कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो सकता है, एसओएल। एंड लिस्ट स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, सेरेब्रल मलेरिया कैसे पता चला? हाई ग्रेड फीवर है। हाई ग्रेड फीवर से जैसे खान साहब ने लिखा ओके फेब्राइल कन्वर्जन हो सकते हैं, लेकिन एज देखो 9 साल है, तो डीडी में मैं लिख दूंगी फेब्राइल कन्वर्जन, लेकिन डायग्नोसिस नहीं हो सकता इसका। गलत है ये। आगे देखो, राइगस हेडेक। हेडेक का मतलब ब्रेन में कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है। राइगस एंड चिल मलेरिया में होते हैं। ओके, शी इज अनकॉन्शियस, बाकी तो अनकॉन्शियस है और सीएसएफ बिल्कुल नॉर्मल है, तो सेरेब्रल मलेरिया ही बनता है। बाकी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे उसकी, एलएफटीज देखो, आईसीटी मलेरिया, सीबीसी, थिक एंड थिन पेरिफेरल फिल्म्स, उनमें देखा तो पता चलेगा। आप बताओ इसका क्या होना चाहिए डायग्नोसिस? डीडी में एपिलेप्सी भी आएगा, वायरल मेनिंजाइटिस, हेपेटिक कोमा, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ये सारा सीटी चीजें करा के पता चलेगा क्या चीज डायग्नोसिस है, बट इट्स मोर लाइकली टू बी सेरेब्रल मलेरिया। सारे ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं ये, थोड़ा सा फर्क होता है। हाँ, एज 9 years है, 9 years में कहाँ से होंगे ये फेब्राइल कन्वर्जेंस? इट्स नॉट डायग्नोसिस, बट डीडी में लिख सकते हो। अब देखो, a 3 year old boy presented in emergency with history of fever, sore throat for 1 day, generalized tonic-clonic fits for 5 minutes। प्लीज इसको अंडरलाइन करो, 5 मिनट्स, क्योंकि ये मैंने बताना है, इसका मतलब सिंपल है। बिफोर कमिंग टू हॉस्पिटल, नो पोस्ट इक्टरल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, चाइल्ड इज फुली वैक्सीनेटेड एज पर ईपीआई, डेवलपमेंटली नॉर्मल, नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी, ऑन एग्जामिनेशन वेट इज 14, हाइट 93, चाइल्ड इज कॉन्शियस विद नो नेक स्टिफनेस, सीरम कैल्शियम नॉर्मल, इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड शुगर लेवल। व्हाट इज द डायग्नोसिस? अब इसको बताओ इसका क्या डायग्नोसिस है? अब फातिमा, आपको कैसे पता चला कि ये फेब्राइल कन्वर्जेंस है? मुझे एक्सप्लेन करो कैसे। क्योंकि वो 18 months to 3 years में होते हैं। ठीक। हिस्ट्री ऑफ फीवर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज द मोस्ट कॉमन कॉज। एज ग्रुप है, फीवर है, उसके बाद उन्होंने आपको क्या चीज नहीं दी? हर चीज तो उन्होंने दी है। आपको कैल्शियम बता दिए, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स बता दिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बता दिए, उन्होंने मेनिंजाइटिस आपको रूल कर दिए, नॉर्मल डेवलपमेंट बता दी, उन्होंने कहा है कि सिंपल था ये। ठीक है, 5 मिनट लास्ट किया और नो पोस्ट इक्टरल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आए।
एक एक चीज उन्होंने डिफाइन की है, सारी चीजें रूल आउट कर दी। नेक स्टिफनेस मेनिंजाइटिस के लिए कर दिया, बट इट्स नॉट रिलायबल इन चिल्ड्रन। ब्लड ग्लूकोज बता दिए, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स बता दिए। समटाइम्स दे गिव यू अ गुड सिनेरियो, समटाइम्स वो इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं। गिव लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान। अब कैसे ट्रीट करना है किसी फेब्राइल कन्वर्जन को? यस, दे हेल्प यू रूल आउट एपिलेप्सी एंड मेनिंजाइटिस। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान क्या क्या होता है फेब्राइल कन्वर्जेंस में? हम कैसे करते हैं फेब्राइल कन्वर्जेंस को? आप एंटीबायोटिक देते हो, अपर रेस्पिरेटरी गला खराब था, स्पॉन्जिंग कराते हो, साथ में पैरासिटामोल करते हो, और क्या चीज करते हो आप? आईवी डाइजिपैम दोगे कन्वर्जेंस। उसके बाद आप उसको असेस करोगे कितना रिस्क है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान में बच्चों में आप लिखोगे नेक स्टिफनेस इज नॉट रिलायबल, आप सीएसएफ एग्जामिनेशन भी कराओगे उसका, ठीक है, ईईजी भी कराओगे उसकी, देखने के लिए कि कोई ब्रेन में फोकल डेफिसिट, फोकल एपिलेप्सी तो नहीं हुई। उसके बाद आप इवेल्युएट करोगे उस चाइल्ड को। इवेल्युएट कैसे करते हैं हम? अगला क्वेश्चन भी यही है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ रिकरेंस ऑफ दिस डिजीज। रिकरेंस होता है अगर मेजर लेस देन 1 ईयर ऑफ अ फीवर का ड्यूरेशन लेस देन 24 आवर्स हो, फीवर जो हाई ग्रेड हो 100 to 102। ठीक हो गया। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल सीजर्स की, एपिलेप्सी की, मेल जेंडर हो, लो सीरम सोडियम हो। अगर इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है तो 12%, एक रिस्क फैक्टर है तो 25 to 52 है तो 60, अगर मोर देन 3 है, 3 और तो 100% चांस है। ये लिखना है क्राइटेरिया इसमें। अब आपने कंट्रोल करने सीजर्स आईवी डाइजिपैम से, टेम्परेचर लोअर करना है स्पॉन्जिंग से, कोल्ड स्पॉन्जिंग लिखा करो इसको, कोल्ड स्पॉन्जिंग, पैरासिटामोल देनी है, प्रोफाइलेक्टिक एंटी कन्वर्शन देने। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड फेब्राइल सीजर है उसमें हमारे पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं? डाइजिपैम है, फिनोबार्बिटोल है, सोडियम वैल्प्रोइक एसिड है।